हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल अकेडमी। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसके विषय में। आज का ये वीडियो उसी का भाग 2 है जिसमें हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या मानदंड हैं और सरकार ने नागरिकता संबंधी कौन से अधिनियम बनाए हैं और समय समय पर उनमें क्या संशोधन किए हैं उसके विषय में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं नागरिकता को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान का जो भाग 2 है वो क्या कहता है। तो आप जानते हैं कि संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधानों को दिया गया है। भारत में जो भारतीय संविधान का भाग 2 है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जिसमें शामिल हैं, उसमें नागरिकता से संबंधित जो तथ्य हैं, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं उनको दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय नागरिकता है उसको प्राप्त करने के क्या क्या मानदंड हैं। मानदंड मतलब क्या क्या योग्यताएं हमको चाहिए होती हैं कि जिसके जरिए हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या भारत के नागरिक होते हैं। तो वर्ष 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ और भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नई सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही हुई। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो विभाजन के परिणाम स्वरूप जो जनसंख्या थी वो इधर से उधर ट्रैवल कर रही थी। मतलब कि अपने अपने जो देश थे वहाँ जा रही थी। अपने अपने देश कहने का मतलब कि जिसको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान जा रहा था, जिसको हिंदुस्तान में आना था वो हिंदुस्तान आ रहा था। तो इस तरह से जो जनसंख्या की आवाजाही थी वो हो रही थी। लोग अपनी पसंद के देश में रहने और उस देश की नागरिकता हासिल करने के लिए स्वतंत्र हुए थे। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो लोगों को ये मतलब स्वतंत्रता दी गई कि वो जिस भी देश में रहना चाहें, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो वो वहाँ रह सकते हैं, यानी कि अपनी नागरिकता चुनने के लिए वो स्वतंत्र थे। तो इसी संदर्भ में जो संविधान सभा थी इन प्रवासियों की, यानी कि जो ये लोग पाकिस्तान से आ रहे थे उनकी नागरिकता निर्धारण के लिए तात्कालिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस समय संविधान के नागरिकता के जो प्रावधान थे उनके दायरे को कुछ सीमित कर दिया गया। यानी कि कुछ जो नियम कानून थे उनको तय किया गया कि कौन से लोग जो भारत में आएंगे और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। बाद में वर्ष 1955 में संसद के द्वारा अधिनियमित नागरिकता अधिनियम ने नागरिकता की आवश्यकताओं और पात्रता के लिए विशिष्ट प्रावधान किए। मतलब उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो नागरिकता देने के लिए जो नियम कानून थे वो थोड़े सीमित कर दिए गए थे। बाद में 1955 में संसद ने एक अधिनियम बनाया, यानी कि एक एक्ट बनाया, जिसके जरिए नागरिकता की आवश्यकताओं और उनकी पात्रता के लिए जो विशिष्ट प्रावधान थे उनको बनाया गया। वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है। यानी कि जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है उसके जरिए हम 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो जन्म से, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म देश में यानी कि भारत में हुआ हो वो। इसके अलावा वंश से, यानी कि उसके वंश का, यानी कि वो इसी उसके जो वंश हैं या जो पूर्वज हैं वो यहाँ के रहे हों। इसके अलावा पंजीकरण के, यानी कि रजिस्ट्रेशन के जरिए। दूसरा देशीयकरण, यानी कि जो यहाँ पर लोग आते हैं और वो यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं तो उन्हें कुछ समय यहाँ पर रहना पड़ता है, उसके बाद वो नागरिकता यहाँ की ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र का समावेश। क्षेत्र का समावेश का मतलब कि कोई नया इलाका है, जैसे किसी समुद्र में कोई द्वीप हो जाता है वो, या फिर कोई दूसरा देश है या कोई एरिया है जो बाद में भारत में शामिल हो गया हो। तो इस तरह से अगर किसी क्षेत्र का समावेश भारत में होता है तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो भी भारत के निवासी बन जाते हैं। तो अब हम डिटेल में इनको एक एक करके जानेंगे कि किस तरह से हमारी जो नागरिकता है वो निर्धारित होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म से, कि जन्म से हमें किस तरह से नागरिकता प्राप्त होती है। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जो पैदा हुआ व्यक्ति है वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 को उसका जन्म हुआ हो, यानी कि इससे पहले ना हुआ हो, और उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 जुलाई 1987
से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद इस बीच में जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, भले ही चाहे उसके माता पिता की जो नागरिकता है वो किसी और देश की ही क्यों ना हो। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद यानी कि उस दिन या फिर उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले वाले में जो इस डेट तक जिसका जन्म हो चुका है वो भारत का नागरिक जन्म से ही हो जाएगा, चाहे माता पिता किसी भी देश के हों। दूसरा प्रावधान ये है कि इसके बाद जो पैदा हुआ व्यक्ति है वो भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब वो पैदा हुआ हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भी व्यक्ति उस समय भारत का नागरिक रहा हो। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या फिर उसके बाद भारत में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं उनको भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता यानी कि दोनों ही भारत के नागरिक हों या जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि प्रवासी हो लेकिन अवैध ना हो। जिस तरह से अभी रोहिंग्या की प्रॉब्लम चल रही है तो वो अवैध नागरिक हैं, तो ऐसे अवैध ना हो भले ही वो देश का उस समय नागरिक ना हो। इसके अलावा भारत में तैनात जो विदेशी राजनयिक के बच्चे होते हैं यानी कि जो बाहर जो दूसरे देश होते हैं उनके जो अधिकारी यहाँ पर होते हैं उनके बच्चे या फिर दुश्मन एलियंस के जो जन्म से जो मतलब जो दुश्मन एलियंस के लोग व्यक्ति होते हैं वो जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो दूतावास होते हैं उनमें अलग अलग देशों के जो अधिकारी यहाँ काम कर रहे होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं, तो अगर उनके बच्चों का जन्म यहाँ पर होता है तो वो जन्म से भारत के नागरिक नहीं कहलाते यानी कि नहीं बन सकते। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो वो है पंजीकरण द्वारा। अब देखते हैं कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किस तरह से प्राप्त होती है। तो केंद्र सरकार एक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए को पंजीकृत कर सकती है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक के रूप में कर सकती है। लेकिन उसे कुछ योग्यताएं चाहिए, तो वो क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए उनको देख लेते हैं। तो भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, यानी कि वो व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है जो आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रह रहा हो। इसके अलावा भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवासी है, यानी कि भारतीय मूल का वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि अविभाजित भारत के समय या उस समय देश के बाहर आराम से रह रहा हो। एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो तो वो भारत के नागरिक से विवाहित हो, यानी कि उसने भारत के किसी व्यक्ति से शादी की हो और उस आवेदन को करने से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं उनके जो भी नाबालिग बच्चे होंगे जब तक उनकी नागरिकता नहीं मिल जाती तो वो भारत के नागरिक होते हैं। इसके अलावा पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं वो भी पंजीकरण के द्वारा यहाँ पर नागरिक बन जाता है। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक 12 महीने से भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा हो। इसके अलावा पूर्ण आयु यानी कि ऐसी आयु जो नागरिकता के लिए जरूरी हो, तो पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो 5 साल के लिए भारत के कार्ड धारक एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। तो पंजीकरण के लिए ये व्यक्ति आवेदन पंजीकरण के जरिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति होता क्या है। अभी हमने ऊपर सारी लाइनों में पढ़ा कि भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है। तो एक व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा यदि वह यानी कि वो खुद व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी एक अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया है। यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अविभाजित भारत में उसके माता पिता में से या वो खुद अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ हो जो 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ हो तो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय मूल का कहते हैं। यहाँ पर एक नोट है, उसे देखते हैं कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले उपरोक्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को निष्ठा की शपथ लेनी होती है। यानी कि पंजीकरण के जरिए जिन भी लोगों को देश की नागरिकता दी जाती है उनको देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है और अगर वो इसे पूरा नहीं कर पाते, कहने का मतलब ऐसे कोई कार्य करते हैं जो देश के लिए सही नहीं है या देश की मतलब शान में कुछ कमी कर रहे हैं या देश के खिलाफ हैं,
तो उनकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। अब बात करते हैं वंश के द्वारा कि वंश के द्वारा किस तरह से नागरिकता प्राप्त होती है। तो वंश के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है, यदि उसके माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक थे, कब से? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत के बाहर भी उसका जन्म हुआ हो, जैसे मान लो कई लोग डिलीवरी कराने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे अगर वो बाहर गया हुआ हो और वहाँ पर उसके बच्चे का जन्म होता है और उस समय वो भारत का नागरिक हो, तो उसके बच्चे यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। उसके अलावा 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि इसके बाद जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, चाहे वो भारत से बाहर हुआ हो, उसे भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अगर भारत के बाहर या 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है, तो उसके माता पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। यानी कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जैसे भारत में रहने वाले लोगों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन वंश के द्वारा अगर मतलब किसी बच्चे का जन्म बाहर हुआ है और उसको अगर उन्हें नागरिकता भारत की दिलवानी है, वो नाबालिग है यानी कि आगे दिलवाना चाहते हैं, तो उनको ये घोषित करना होगा कि जो उस समय नाबालिग है उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत भी उन्होंने कराया था। यानी कि जब उसका जन्म हुआ था तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन वहाँ कर दिया था। अब बात करते हैं देशीयकरण द्वारा कि देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त होती है। तो एक व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 12 साल आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल के लिए भारत का निवासी है। यानी कि 11 साल अलग और आवेदन करने के 12 महीने पहले, यानी कि कुल 12 साल भारत में रहा हो और नागरिकता अधिनियम की 30वीं अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। जो नागरिकता अधिनियम है उसकी जो 30वीं अनुसूची है उसमें जो भी योग्यताएं दी गई हैं उनको वो पूरा करता हो। इसके अलावा है क्षेत्रीय समावेश के द्वारा। तो यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अनुसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक बन जाएंगे उस तारीख से जब से सरकार ये घोषित करेगी। अब हम बात करेंगे नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है उसके बारे में। तो नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है वो 1955 में बनाया गया था। यह अधिनियम दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता प्रदान नहीं करता है। यह केवल उपरोक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्यक्ति के लिए नागरिकता की अनुमति देता है। यानी कि ऊपर जो तरीके हमने नागरिकता प्राप्त करने के बताए हैं उन्हीं के तहत जो प्रावधान करके ये नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र निगमन शामिल है। इस अधिनियम में यानी कि 1955 में यह अधिनियम बनाया गया। उसके बाद इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में 4 बार संशोधन किया जा चुका है। इन जो ये संशोधन है, इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांत को संकुचित कर दिया। यानी कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाती थी उसको थोड़ा संकुचित कर दिया है। इसके अलावा विदेशी अधिनियम व्यक्ति पर यह साबित करने का भार डालता है कि वह विदेशी नहीं है। इसके अलावा ये भी प्रावधान दिया गया है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं उनको ऐसे ही नागरिक नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि उनको खुद प्रूफ करना होगा कि वो विदेशी नहीं बल्कि इसी देश के नागरिक हैं। यानी कि नागरिक साबित करने की जिम्मेदारी खुद व्यक्ति के ऊपर है। अब नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए समय समय पर। तो उन संशोधनों को देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले वर्ष 1986 में इसमें संशोधन किया गया। संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत, जिसमें भारत में पैदा हुए सभी लोगों को जस सोइली के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की जाती थी। मतलब पहले क्या था कि भारत में जिस भी व्यक्ति ने जन्म ले लिया वो भारत का नागरिक बन गया। तो इसको वर्ष 1986 में कम किया गया, यानी कि संशोधन करके कम समावेशी किया गया, क्योंकि इसकी धारा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया था कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए थे वही भारत के नागरिक होंगे। पहले जो भी व्यक्ति भारत में जिसका भी जन्म हो जाता था, मान लो कोई पर्यटक है, वो भारत में घूमने आया है और मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर यह घूमते घूमते मतलब जो भी है यहाँ पर उनके बच्चे का जन्म हो गया है, तो जन्म होने के कारण वो भारत का नागरिक बन जाता था। तो उसी चीज को बाद में यहाँ पर संशोधित किया गया कि 1 जुलाई 1987 से पहले
जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वही जन्म से यहाँ भारत के नागरिक होंगे। 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल सकती है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो, तो इसको यहाँ पर बदला गया। आगे बात करते हैं वर्ष 2003 का जो संशोधन अधिनियम है उसकी। तो बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए संशोधन ने उपयुक्त शर्त को और अधिक कठोर बना दिया। जो ऊपर का शर्त थी कि मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए उनके पेरेंट्स में से कोई एक, अब यह कानून के तहत 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा, यानी कि उनका जन्म भारत में हुआ हो इस बात के अलावा, जो माता पिता दोनों हैं वो दोनों ही भारतीय होने चाहिए। माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, या फिर माता पिता में से अगर एक भी भारत का नागरिक है तो दूसरा उस समय अवैध प्रवासी ना हो, जैसे कि बांग्लादेश से आए हुए जो रोहिंग्या हैं वो। इन प्रतिबंधात्मक संशोधनों के साथ भारत जस सेंगुनिस या रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांत की ओर लगभग बढ़ गया है। यह बताता है कि एक अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, भले ही वह 7 साल से भारत का निवासी क्यों ना रहा हो। मतलब एक अवैध प्रवासी अगर देश में रह रहा है तो वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 7 साल से या 12 साल से या जो भी लिमिट है यहाँ रहने की उसको पूरा करता हूँ और मुझे नागरिकता दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं वर्ष 2015 के संशोधन की। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक, जिसे OCI कहते हैं, उससे संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया। इसने भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना के तहत मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक एक नई स्कीम को यहाँ पर शुरू किया गया था। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि है वर्ष 2019 का संशोधन। वर्ष 2019 का जो संशोधन है काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए बनाया गया, जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं। यानी कि इस संशोधन के जरिए, यानी कि ये जो अधिनियम है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनको यहाँ पर नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इससे मुस्लिमों को बाहर रखा गया है, क्योंकि ये जो 3 कंट्रियां हैं ये मुस्लिम बहुल हैं, यानी कि मुस्लिम धर्म को ही फॉलो करती हैं। यह नागरिकता की आवश्यकता को भी 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष कर देता है। यानी कि ये जो संशोधन है इसमें इन देश से आए हुए जो भी ये समुदाय के लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष ही रहना है, यानी कि 5 वर्ष का रहना इन्होंने अगर दिखा दिया तो इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 2 अधिसूचनाओं में इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी गई है। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया था, क्योंकि ये बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर रहा है। यानी कि उनका कहना है कि जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। इसके अलावा अगर बिल की बात करें तो बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वो भारत में भाग आए हैं, लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। कहने का मतलब कि इन देशों में जो मुस्लिम है वो बहुसंख्यक हैं और जो बाकी धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन भागे हुए अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्रदान की जा रही है। आगे बात करें तो यह कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। यानी कि लोगों ने इसके बारे में जो भ्रम फैला रखा है कि ये नागरिकता छीन रहा है, तो नागरिकता छीनने की बात नहीं है, बल्कि बाहर से जो अप्रवासी लोग आए हैं उनको नागरिकता देने के लिए है। यह कानून लोगों के मानवीय गरिमा और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। यहाँ पर इसका विरोध सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि इसमें सभी धर्म के लोगों को अगर शामिल किया गया है तो मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं, कानून बनने के बाद अब इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए 6 साल ही रहना होगा, यानी कि 6 साल ही दिखाना होगा, 5 साल वो और 1 साल आवेदन करने से पहले। जबकि अब तक उन विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी जो कम से कम 11 साल भारत में रह रहे हों और 1 साल आवेदन करने से पहले, यानी कि कुल 12 साल। हालांकि अगर देखा जाए तो जो इन देशों के अलावा जो लोग हैं, हालांकि इन 3 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के सभी धर्मों के लोगों को अब भी 11 साल भारत में गुजारना होगा। कहने का मतलब कि जो मुस्लिम लोग हैं अगर वो इन देशों से यहाँ भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको जो पुराना वाला प्रोसेस है वही, यानी कि जो 11 साल और 1 साल आवेदन करने से पहले टोटल 12 साल की जो अवधि है वो यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि मुस्लिमों को भी भारत का नागरिक बनने के, यानी कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि उनका जो प्रोसेस है वो वही पुराना वाला रखा गया है। और जो इस मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो बाकी के समुदाय के लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए
इसमें जो समय सीमा है वो कम की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वो इस संशोधित नागरिकता कानून यानी कि जिसे CAA कहते हैं उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये आज के वीडियो में हमने जो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं उनके साथ साथ भारत में नागरिकता किन लोगों को यानी कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या मानदंड हैं और जो नागरिकता संबंधी अधिनियम या एक्ट हैं वो कब बना और कैसे कैसे उसमें कब कब क्या क्या संशोधन किया गया और जो वर्तमान का यानी कि 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है जिसे CAA कहते हैं उसके क्या प्रावधान है और वो क्यों लाया गया है उसके बारे में देखा। अगर आप इसी तरह से डिटेल में और भी पॉलिटिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।